तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन रह गए हैं कुछ, सो लेट्स कवर इट। फ्यू क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बेसिक स्टैंडर्ड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजटिंग। सो यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड पूछ रहा है, एंड इफ यू रिमेंबर द स्टैंडर्ड में 4 टाइप्स होते हैं। इफ यू रिमेंबर माई नोट्स, आइडियल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड। So first is the standard which is kept unchanged over a period of time. Exactly. तो ये हमारा बेसिक स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड में बस हम लोग लॉन्ग टर्म यूज के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एंड दैट विल रिमेन अनचेंज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत रेयरली चेंज होता है, इसी वजह से एम्प्लॉय डीमोटिवेट रहते हैं। और स्पेशली इस टाइप का स्टैंडर्ड जो होता है वो ट्रेंड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, थोड़ी गले खचखच हो रही है। So that's why option A is basic standard. The next we have a standard which is used which is based on the current price level. So name itself suggest ये current standard को indicate कर रहा है, because current standard में हम लोग based on the current situation, current क्या ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। नाउ ऑप्शन सी, सॉरी स्टेटमेंट सी जो हमारा है क्या बोलता है, स्टैंडर्ड सेट एट आइडियल लेवल विच मेक्स नो अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉसेस, वेस्ट एंड मशीन डाउन टाइम। ऑब्वियसली ये हमारा आइडियल स्टैंडर्ड को इंडिकेट कर रहा है, नो डाउट। देन लास्ट स्टैंडर्ड विच एज्यूम एन इफिशिएंट लेवल ऑफ ऑपरेशन बट विच इंक्लूड अलाउंस फॉर फैक्टर्स सच एज नॉर्मल लॉसेस, वेस्ट एंड मशीन डाउन टाइम। सो ये अटेनेबल स्टैंडर्ड को इंडिकेट कर रहा है। इफ यू रिमेंबर माई नोट्स, सो आइडियल में क्या होता है कि हम लोग परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन को कंसिडर करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जहाँ पे ये एज्यूम करते हैं वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा, अलाउंस नहीं होगा, मेरे लेबर बीमार नहीं पड़ेंगे, मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा। और अटेनेबल इसका उल्टा, ठीक उल्टा। तो ये दोनों को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। Now next, which two of the following statement about budget and standard are true? So budget और standard दो अलग अलग हैं. So budget can be used in situation where output cannot be measured, but standard cannot be used in such situation. Exactly. If you remember, sometime हम लोग मान लो कि HR के लिए budget create कर रहे हैं, वहाँ पे कोई output नहीं है, but still we can create the budget. Similarly, administrative expense हम लोग budget कर रहे हैं, वहाँ पे कोई output नहीं है, but still we are preparing the budget. So ये अगर यहाँ पे कैन नहीं होता ना, कैन की वजह से कैन बी यूज्ड, यस बजट वन ऑफ द यूज में से, मतलब इसका बहुत सारी यूज है, जिसमें से एक यूज ये भी है जहाँ पे आउटपुट हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पे बजट यूज कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड के केस में आउटपुट चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड हम लोग इफ रिमेंबर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में 1 यूनिट के लिए इतना लग रहा है, सो वहाँ पे आउटपुट क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। Budget can include allowance for inefficiency in operation, but standard use performance target which are attainable under the most favorable condition. So basically ये जो होल सेंटेंस में जो है ना, ये वर्डिंग ने पूरा गेम चेंज कर दिया। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, दैट मीन्स मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मीन्स जहाँ पे मेरा वेस्टेज नहीं होगा, जहाँ पे मेरा लेबर बीमार नहीं पड़ेंगे, जहाँ पे मेरा मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। बट ये आइडियल में होता है, ना कि अटेनेबल में, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बजट आर यूज फॉर प्लानिंग पर्पज, स्टैंडर्ड आर यूज ओनली फॉर कंट्रोल पर्पज। नो, बजट भी प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। स्टैंडर्ड विच रिमेन अनअल्टर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज बेसिक स्टैंडर्ड। जस्ट नाउ हम लोग ने ऊपर देखा, तो ये वाला हमारा फर्स्ट एंड लास्ट इज करेक्ट। Next, which one of the following best define standard costing in the system of budgeting? Okay, so अगर आपको definition याद हो standard costing का, so basically technique that assign predetermined cost to the product or services. ठीक है, so यहाँ पे हम लोग एक एक ऑप्शन को evaluate करते हैं। All activity are examined without reference to history each year. No, हम लोग हिस्ट्री भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, बट बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जीरो बेस बजटिंग को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ हिस्ट्री नहीं लगता है, हम हर एक टाइम बजट को स्क्रैच से बनाते हैं, ठीक है। बी, आउटपुट लेवल एंड कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड। एग्जैक्टली, हम दोनों प्रीडिटरमाइन करते हैं, आउटपुट लेवल और कॉस्ट दोनों। एक्चुअल रिजल्ट आर देन कंपेयर्ड विद दिस प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालाइज्ड। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने आउटपुट लेवल भी बात कर रहे हैं और कॉस्ट बात कर रहे हैं। सो हम लोग अगर डेफिनेशन पे जाए, वी ओनली
predetermine the cost, not the output level. जब हम लोग output level और cost दोनों determine करते हैं, that is the fixed budget. Remember? So then हम लोग कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट को प्रीडिटरमाइन करते हैं, नॉट आउटपुट लेवल. अगर आउटपुट लेवल भी प्रीडिटरमाइन करें उस केस में हम लोग फिक्स बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो दैट्स व्हाई बी इज रॉन्ग. And then C, actual costs are compared with predetermined cost for the level of activity. Exactly, this is what the definition of standard costing है. जो हम लोग ने पढ़ा उससे एक्चुअल में ये सेंटेंस मैच हो रही है. Costs are assigned to manager in order that controllable and non-controllable costs are accounted for. So basically ये responsibility हमारा जो मैंने एक बार बात बोलती ना, कोई भी मैनेजर का परफॉर्मेंस उसी बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए जिस पे उसका कंट्रोल था, कंट्रोलेबल फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, नॉट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेटेड, सो इट्स नॉट ए करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 167. Now 167. When considering setting standard for costing, which of the following would not be appropriate? बोल रहा है. So first, normal level of activity should always be used for absorbing overhead. जब हम लोग overhead को absorb करते हैं, we used to take OAR figure, and which should be based on normal condition, like normal level of activity which we are actually expecting to operate under the normal situation. Sorry. तो दैट्स वाई नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी शुड बी यूज्ड, है ना, कि हम लोग लाइक अगर नॉर्मल कंडीशन चल रहा है हम लोग कितना का लेवल एक्टिविटी अचीव कर सकते हैं. एक और चीज, क्वेश्चन इज सेइंग नॉट एप्रोप्रिएट, है ना, इसलिए ए तो एप्रोप्रिएट है. बी, एवरेज प्राइस ऑफ मटेरियल शुड बी यूज एनकम्पासिंग एनी डिस्काउंट दैट आर रेगुलर अवेलेबल. अगर कोई भी डिस्काउंट इट्स रेगुलरली अवेलेबल है ना, वी आर वेरी प्रीटी मच श्योर कि हमको डिस्काउंट मिलेगा, इन दैट केस हमारा एवरेज प्राइस शुड कंसिडर दिस एज वेल. सो ये भी एप्रोप्रिएट है. लेबर रेट यूज्ड विल बी रेट एट विच लेबर इज पेड. अब देखो लेबर में आइडल टाइम भी हो सकता है. व्हाट टू बी पेड इज नॉट लाइक होता ना कि जितना के लिए वो काम किया उसके लिए पे किया. अब उसमें काम में प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव दोनों यूज हो सकते हैं ना. यहाँ पे पे से इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आइडल क्या इंडिकेट क्या मिसिंग हो रहा है इस पार्ट में कि हम लोग ने आइडल टाइम को कंसिडर नहीं किया, है ना. लेबर रेट यूज्ड विल बी द रेट एट विच द लेबर इज पेड, है ना. सो बेसिकली इसीलिए ये एप्रोप्रिएट नहीं है. और तो और इसमें और चीज क्या फैक्टर देखना पड़ेगा, लाइक अब लेबर हम लोग ने पे किया समथिंग बट इन नेक्स्ट मंथ देयर हैज बीन सम चेंज इन द लेबर एक्ट, है ना, जिसकी वजह से हम लोग को ज्यादा पे करना पड़ा. सो बेस्ड ऑन हम लोग एक करंट सिचुएशन सिनारियो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी लेके चलना पड़ेगा, है ना, नॉट द पास्ट के बेसिस में हम लोग डिसाइड करेंगे. एवरेज मटेरियल यूज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड वर्किंग प्रैक्टिसेस. तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को मटेरियल यूजेस डिसाइड करना है, सो हम लोग एज नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में सब चीज को मतलब लाइक कंसिडर करके, है ना, हम लोग को वो चीज स्टैब्लिश करना पड़ेगा. अब मान लो कि कोई स्टाफ है, नया है, ही और शी डोंट नो हाउ टू वर्क, वेस्टेज ज्यादा करेंगे, है ना. सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्किंग प्रैक्टिसेस. एक हम लोग होता है ना, काम करते करते पता चलता है कि इतना का तो वेस्ट होगा, इससे हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, इतना तो फिक्स होना है वेस्ट, है ना. सो उस चीज को कंसिडर करके, लेकिन व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड वो चीज को कंसिडर करके तब हम लोग इसको स्टैब्लिश करेंगे. दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएट. Except C, rest three is appropriate, right? 168. Which of the following statement is are true regarding standard costing and TMQ, total quality management? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे फोकस ऑन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सोली टू सीनियर मैनेजर्स, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले सीनियर मैनेजर को ही सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं करता है. यहाँ पे मेन बात है जिसके अंडर जो चीज कंट्रोल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बेसिस में उसका लाइक जो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी के लिए उसका परफॉर्मेंस असाइन किया, आई मीन असेस किया जाता है. बट अगर इस सेंटेंस को हम लोग अगर TQM के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बता रहा है, यहाँ पे हर एक स्टाफ
जो नीचे से लेके ऊपर तक एवरीवन फोकस कि हमारा वेस्टेज रिड्यूस हो, एवरीवन फोकस कि हमारा प्रोडक्ट जब फाइनल हो जाए उसके बाद रिजेक्शन कम आए, एवरीवन फोकस कि जब प्रोडक्ट बिक जाए तो कस्टमर उसको रिटर्न ना करे, इतना का क्वालिटी परफेक्ट होना चाहिए. सो ईच एंड एवरी वन इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली सीनियर मैनेजर. सो यहाँ पे जो वर्ड सोनली टू सीनियर मैनेजर यूज किया ना, सो दैट्स रॉन्ग पॉइंट हियर. So one is wrong, so A and D is out. Either B or C will be our answer. They work well in rapidly changing environment. TQM के चलो फाइन है, ठीक है, TQM के लिए फाइन, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे एंड बोल रखा है, रिमेंबर एंड. बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन देखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्री डिटरमाइन. हम लोग जहाँ पे कॉस्ट टेक्निक है, जहाँ पे कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करते हैं, स्टार्टिंग में प्रिडिक्शन करते हैं, देन लेटर ऑन वी विल इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स. तो यहाँ पे अगर कोई बीच में जब स्टैंडर्ड सेट किया और बीच में कुछ भी हुआ, वो चीज को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल नॉट वर्क वेल जहाँ पे हर एक चीज एकदम तुरंत ही आउटडेटेड हो जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं वहाँ पे चीजेस, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिट नहीं होगा. सो बोथ ऑप्शन आर रॉन्ग फॉर बोथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड TQM पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक दिस इज लास्ट. While a drag and drop style question is impossible to fully replicate within the past paper medium, some question of this style have been included for the completeness. A business is expanding rapidly and buying its material in a variety of country in a variety of currency. It has an exclusively supply delivery contract whereby the same logistic expert make all delivery in its warehouse on the cost plus basis. It pays all delivery charges on the per unit basis. Which of the following are valid explanation for adverse material price variance measure to include delivery cost as a part of the cost per kg delivered? तो मटेरियल प्राइस आपका एडवर्स मीन्स हम लोग ने ज्यादा पे किया, व्हाट वी एक्चुअली हैज बीन व्हाट वी अर्लियर डिसाइडेड, उससे हम लोग ने ज्यादा पे किया. तो आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शन इसमें से कौन सा 3 वैलिड एक्सप्लेनेशन करता है एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस को मेजर टू इंक्लूड डिलीवरी कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट पर केजी डिलीवर. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा कि ये मटेरियल क्या हो रहा है, बिजनेस एक्सपांड कर रही है एंड रैपिडली बाइंग इस मटेरियल इन द वैरायटी ऑफ कंट्री इन द वैरायटी ऑफ करेंसी. या मटेरियल प्राइस जो वेरिएंस है हमारा, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ज्यादा पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द बजट वन, इससे नेगेटिव आएगा. अब जब हम लोग अलग अलग कंट्री से हम लोग बाई कर रहे हैं मटेरियल, अलग अलग करेंसी में पे कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा एक्चुअल कॉस्ट में भी इम्पैक्ट आएगा. सो फर्स्ट जो हमारा एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट्स करेक्ट. इट कुड बी द वन रीजन कि इसकी वजह से हम लोग ने एक्चुअल में ज्यादा पे किया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एग्री. एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर एग्री करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग कम पे करेंगे एज कम्पेयर टू बजट. इसमें तो फेवरेबल आना चाहिए, ना कि एडवर्स. इंक्रीज वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर द मटेरियल. अब वर्ल्ड वाइड उस मटेरियल का इतना ज्यादा डिमांड हो गया, डिमांड होने की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और भाव खाएंगे ना कि हम लोग लाइक वो चीज का डिमांड है तो वो लोग उसको और महंगे में बेचेंगे तो हम लोग को एक्चुअल में ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. एक्चुअल में ज्यादा पे करेंगे तो बजट से क्या होगा, वो क्या दिखेगा और वर्स आएगा. सो इट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मटेरियल बिकम अवेलेबल फ्रॉम न्यू सप्लायर. अगर वही मटेरियल हम लोग न्यू सप्लायर से खरीद सकते हैं तो उसमें तो प्राइस हम लोग कम में लेंगे, ना कि हम लोग ज्यादा में लेंगे. ठीक है, ये भी रॉन्ग है. वर्ल्ड ऑयल प्राइस राइजेस. ऑब्वियसली जब प्राइस पूरा ऑयल वर्ल्ड का ही इंक्रीज हो रहा है, उसके एक्चुअल प्राइस भी हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस. इंक्रीज इन डिविडेंड पेड बाय द डिलीवरी बिजनेस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड हमारा प्राइस वेरिएंस में इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा. सो एक्सचेंज रेट मूवमेंट, इंक्रीज इन वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर मटेरियल एंड वर्ल्ड प्राइस राइजेस, ये 3 हमारा करेक्ट आंसर है. सो आई होप यूजफुल रहा होगा. आई नो इजी था, बस ट्रिकी भी ज्यादा नहीं था, छोटा सा था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया.